We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. ये वर्ड्स किसी और के नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड के हैं। इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये खुद को खुद ही डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. आखिर कैसे बना एटॉमिक बम और क्या ओपनहाइमर हीरो थे या विलन? तो आइए जानते हैं एटॉमिक बम की कहानी। World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? इस कहानी की शुरुआत होती है 1919 से। ये वो साल था जब वर्ल्ड वार 1 ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और एक ट्रीटी साइन करी गई थी। और इस ट्रीटी में आर्टिकल नंबर 231 में ये लिखा था, इन सब डैमेजेस का रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी। यानी जो भी डैमेजेस हुए हैं वर्ल्ड वार 1 में, इन सब का रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी। जर्मनी पर फाइन भी लगती है, बल्कि 33 बिलियन पे करने थे जर्मनी को इन डैमेजेस की वजह से। अगर हम इन्हें आज के पैसों में देखें तो ये बनते हैं 270 बिलियन डॉलर। ये इतने सारे पैसे थे कि आप यकीन नहीं करोगे। इन पैसों की आखिरी पेमेंट 2010 में की गई थी। ऑलमोस्ट 90 साल लग गए थे जर्मनी को फाइन पे करने में। वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी पर जो फाइन्स लगे थे जर्मनी उन्हें पे तो करता था, मगर उस वक्त जर्मनी भी अनस्टेबल था। इस फाइन की पहली पेमेंट के बाद जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला हमको। उस वक्त जर्मनी महंगाई से मर रहा था, हालात बड़े खराब थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा थी। उस वक्त हमारी कहानी में एक नौजवान सियासतदान की एंट्री होती है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर है। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesen Jahren für dich एडोल्फ हिटलर सियासत में आते हैं और बहुत सारे भाषण देते हैं अपने लोगों को, जिसके बाद 1923 में नाजी पार्टी जर्मन पार्टी को गिराने की कोशिश करती है। नाजी पार्टी एडोल्फ हिटलर की पार्टी थी, मगर यह कोशिश फेल हो जाती है। मगर इस कोशिश की वजह से हिटलर बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस वक्त जर्मनी महंगाई की वजह से कोलैप्स करने वाला था, लोग परेशान थे और इसी चीज का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर ने। लोगों को भड़काने लगा कि ये जो हालात हैं जर्मनी के, ये ज्यूस और सोशलिस्ट जो जर्मनी में रह रहे हैं उनकी वजह से, इनकी वजह से जर्मनी का नाम बदनाम हो रहा है। और हिटलर इसी तरह के प्रोपेगेंडा यूज करता है, मीडिया खरीद लेता है और लोगों को भड़काता है। 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। 1934 में हिटलर खुद को जर्मनी का डिक्टेटर बना देता है और लोगों का सपोर्ट पाते ही हिटलर अपना सपना पूरा करने निकल पड़ता है। ज्यूस और स्लेविक लोगों को मारना शुरू कर देता है और अब जर्मनी वेपन रखना भी शुरू कर देती है। जर्मनी खुद की एयरफोर्स भी बनाती है। जब ये बात दुनिया को पता चलती है कि जर्मनी के पास एयरफोर्स है, वैसे आपको बताते चलें कि जर्मनी को अवॉइड किया गया था कि जर्मनी कोई खुद की मिलिट्री नहीं रख सकता, मगर फिर भी एडोल्फ हिटलर ने वेपन्स और मिलिट्री रखी। मगर कुछ महीने बाद जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो नेवल एग्रीमेंट साइन करता है। ये एग्रीमेंट ये कहता था अब जर्मनी अपनी मिलिट्री रख सकती है ताकि वो खुद को डिफेंस कर सके। मगर इस चीज का हिटलर फायदा उठाता है, एक बड़ी फोर्स बना देता है और अपनी आर्मी का यूज करता है अपनी नेबर कंट्रीज पर कब्जा जमाने के लिए। ये कामयाब हो जाता है, जर्मनी अब एक बड़ी स्टेट बन जाती है। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज पर हिटलर कब्जा जमाते जमाते आखिर उसकी नजर जाती है पोलैंड पर। सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड को इन्वेट करने जा रहा होता है। उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर को वार्निंग देते हैं, अगर तुमने पोलैंड को इन्वेट किया तो हम तुम्हारे खिलाफ स्टेट वॉर डिक्लेयर कर देंगे। हिटलर नहीं मानता और यूके जर्मनी के खिलाफ एक वार डिक्लेयर कर देता है। और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बहुत सारी कंट्रीज जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देती हैं। मगर इनमें से किसी ने भी पोलैंड को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया कि डिजिटल दौर में पोलैंड की आर्मी घोड़ों पर जाकर अटैक किया करती थी। du jetzt deine Stimme ab, wenn ja, We shall never surrender! इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे। ये वो शख्स है जिसने एडोल्फ हिटलर को हराया और वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक ऐसी आइकॉनिक स्पीच दी जिसने नौजवानों के रगों में खून दौड़ाया। जर्मनी को हराना उस वक्त नामुमकिन हो चुका था, मगर उसी नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाया विंस्टन चर्चिल ने। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड वार 2 की अधूरी कहानी। अगर आपने हमारी वर्ल्ड वार 2 का पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। अब जब हिटलर इतनी सारी कंट्रीज पर कब्जा जमा चुका था तो हिटलर को लगता था कि ब्रिटेन हमसे पीस ट्रीटी साइन कर लेगा, ब्रिटेन हमसे सुलह कर लेगा और हमारे खिलाफ नहीं लड़ेगा। मगर दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल, जो कि इस तरह के मोटिवेशनल वर्ड कहकर लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never अब सब लोगों को लग रहा था कि ब्रिटेन जर्मनी से हारने वाला है और दूसरी जानिब हिटलर चाहता था कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन जर्मनी ने यूके पे अटैक किया। यह दिन था 10 जुलाई 1914। जर्मनी के फाइटर जेट्स यूके की तरफ रवाना होते हैं और अटैक कर देते हैं, मगर ब्रिटेन भी यहाँ पीछे नहीं हटता। एक टफ फाइट होती है, मगर ब्रिटेन को ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे अटैक्स होते रहते हैं। अब जर्मनी रात को भी अटैक करना शुरू कर देता है ब्रिटेन पर और ऐसी ही एक रात थी 24 अगस्त 1914 जब जर्मनी लंदन पर अटैक कर देता है।
है। और चर्चिल ये सुनकर हैरान होता है कि जर्मनी हमारी सिटीज पर भी हमला कर रहा है। ये जो वार चल रही थी जर्मनी और यूके के बीच में, इसमें ज्यादातर सिटीज पर हमला नहीं किया जाता, मगर जब जर्मनी ने लंदन पर अटैक किया तो चर्चिल ने कहा कि मैं भी अब जर्मनी की सिटीज पर अटैक करूंगा। लंदन के अटैक के बाद यूके रिटेलिएट करता है और बर्लिन पर अटैक कर देता है। आपको बताते चलें कि बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है और ये वही जगह थी जहां हिटलर रहा करता। वैसे हमने हिटलर पर एक और वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जब ये बर्लिन पर अटैक होता है तो हिटलर बड़ा गुस्से में आ जाता है और 1000 से ज्यादा फाइटर जेट्स भेज देता है ब्रिटिश की ओर। कैसा खतरनाक मंजर होगा कि एक ही वक्त में 1000 फाइटर जेट्स आपकी देश की ओर आ रहे हैं। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ब्रिटिश का गेम ओवर है, मगर ये अटैक ब्रिटिश रोक देता है। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि 1000 फाइटर जेट्स का मुकाबला सिर्फ 600 फाइटर जेट्स ने किया। जी हाँ, ब्रिटिश के सिर्फ 600 फाइटर जेट्स थे और उन्होंने जम के रिटेलिएट किया और जर्मनी के फाइटर जेट्स को मजबूर कर दिया था कि वो अपने देश की ओर जा सके। वैसे इस दिन को बुलाया जाता है द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। इस अटैक के बाद हिटलर पीछे हट जाता है, मगर हिटलर रुकने वाला कहां था। हिटलर ने एक तरफ से वार रोकी थी मगर दूसरी तरफ से शुरू की थी। अब हिटलर की नजर ब्रिटिश पर नहीं थी बल्कि यूएसएसआर पर थी। यूएसएसआर यानी आज का रशिया, उसे उस वक्त यूएसएसआर कहते थे। 22 जुलाई 1941 को हिटलर अपनी आर्मी यूएसएसआर की तरफ भेजता है। खुद को बचाने के लिए यूएसएसआर ब्रिटिश के साथ जुड़ जाता है, यानी अलायंस पावर के साथ जुड़ जाता है। मगर हिटलर की आर्मी कहां रुकती थी। हिटलर की आर्मी ने यूएसएसआर का बहुत ही बड़ा हिस्सा ऑक्युपाई कर लिया। अब कहानी में बड़ा सा ट्विस्ट आता है। जापान गलती से यूएसए के ऊपर बॉम्बिंग कर देता है और अमेरिका भी वार में जुड़ जाता है, जो पहले अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं वर्ल्ड वार 2 में जाऊं, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में उनका बड़ा नुकसान हुआ था। मगर फिर जब जापान ने उन पर अटैक किया तो अब अमेरिका को जुड़ना पड़ा और सब देश एक दूसरे को मार रहे थे। अब फाइनली जर्मनी बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि जर्मनी ने अपनी आर्मी यूएसएसआर की तरफ भेजी और पीछे जो कंट्रीज थी वो जर्मनी पर अटैक करना शुरू कर देती है। और फाइनली मई 1945 को जर्मनी खुद को सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के ठीक 2 दिन पहले हिटलर खुदकुशी कर देता है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई, मगर अब भी वर्ल्ड वार 2 नहीं रुकती। जापान खुद को सरेंडर नहीं करता और थोड़ी बहुत बॉम्बिंग करता रहता है। और अब वक्त आता है 6 अगस्त 1945। ये वो दिन था जब इंसानियत के होश उड़ गए। एक ऐसा बड़ा धमाका हमें देखने को मिला जिससे इंसानियत खत्म हो सकती थी। ये धमाका कोई और नहीं बल्कि एटॉमिक बॉम्ब था। 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया, जिसके साइड इफेक्ट आज भी हमें देखने को मिलते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी, इधर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए। वैसे एटॉमिक बॉम्ब की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। 6 अगस्त 1945 अमेरिका का एक जहाज जापान में एंटर करता है। इस जहाज का नाम होता है एनोलागी। इस जहाज के जापान में एंटर करते ही पूरे जापान में वार्निंग सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त जापान इतने क्राइसिस से गुजर रहा था कि जापान के पास इनफ पेट्रोल भी नहीं था कि वो इस जहाज को शूट डाउन कर सके या अपने एयरप्लेन उड़ा सके। 8:13 पर इस जहाज में बैठे क्रू पोल टिबेट अपने असिस्टेंट्स को कहते हैं बॉम्ब गिरा दो, और ठीक 8:15 पर यह बॉम्ब नीचे की तरफ गिरा दिया जाता है। 43 सेकंड लगते हैं इस बॉम्ब को नीचे गिरने में, जिसके बाद पूरा हिरोशिमा तबाह हो जाता है कुछ ही पलों में। इस अटैक में 30% पॉपुलेशन हिरोशिमा की मर जाती है, यानी 80,000 लोग मर जाते हैं सिर्फ एक एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। जापान के बादशाह हिरोहितो परेशान हो जाते हैं कि अमेरिका ने आखिर क्या किया। इतने में अमेरिका 3 दिन बाद एक और एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है नागासाकी पर। आपको बताते चलें कि इस बॉम्ब को गिराना था अमेरिकन जहाजों को कोकोरो में, मगर वेदर खराब होने की वजह से इस बॉम्ब को नागासाकी में गिरा देते हैं और इस अटैक में नागासाकी में 40,000 लोग मर जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि आज तक किसी शख्स ने नरक की तस्वीर नहीं देखी। वैसे उस वक्त जापान की हालत नरक जैसी थी। इस अटैक के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन खुद को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि जापान ने हम पर पर्ल हार्बर हमला किया, हमारे प्रिजनर्स को मारा, हम पर बॉम्बिंग की, और आखिर में ये कुछ वर्ड्स लिखते हैं, When you have to deal with a beast, you have to treat him as a beast। उन्होंने कुछ भी सैडनेस नहीं दिखाई कि हमने जापान के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए। बस उनका कहना यही था कि हम पर जापान ने हमला किया था। इस हमले को करने की वजह हमें ये बताई जाती है ताकि वर्ल्ड वार 2 जल्द ही खत्म हो सके और जो अमेरिकन सोल्जर जापान में जाकर बार बार अटैक कर रहे थे वो भी बच सके और अमेरिका के पैसे भी बच सके। वैसे ये तो बात हो गई हिरोशिमा नागासाकी अटैक। वैसे ये एटॉमिक बॉम्ब बना कैसे, तो आइए जानते हैं। बात है 1942 की, जब जर्मनी पर हिटलर का राज था। हिटलर ने अपने कुछ साइंटिस्ट बिठा रखे थे ताकि वो एक खतरनाक वेपन बना सके। ये सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक खत लिखते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। खत में ये लिखते हैं कि हिटलर एक खतरनाक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि हिटलर हम पर हमला करे हमें भी एक खतरनाक बॉम्ब बना लेना चाहिए। ये सुनकर रूजवेल्ट अपनी आर्मी को हुक्म देते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाओ, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाता है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। और इस मिशन को इतना सीक्रेट रखा जाता है कि इस मिशन के दौरान कोई किसी का असली नाम भी नहीं जानता था।
हर कोई एक दूसरे को एक फेक नाम से जानते थे और फाइनली जाके 16 जुलाई 1945 को पहली बार इस बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती है। वैसे ओपनहाइमर को लगा था ये कोई छोटा मोटा धमाका होगा, मगर उनकी सोच में ही नहीं था कि ये इतना बड़ा धमाका भी हो सकता है। बॉम्ब की टेस्टिंग के बाद कुछ ये हिस्टोरिकल वर्ड्स कहते हैं ओपनहाइमर। Now I am become death, the destroyer of worlds. बॉम्ब की टेस्टिंग के बाद 6 अगस्त 1945 को ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है और ठीक 3 दिन बाद एक और बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। इन अटैक्स के सिर्फ 6 दिन बाद जापान खुद को सरेंडर कर देता है और यही एंड होती है वर्ल्ड वार 2। वैसे अगर आपने हमारे पहले वर्ल्ड वार 2 के 2 वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।